नमस्कार। संभव इंस्टीट्यूट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अब देखिए, आज अपन बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर के अंदर अपन बात करें तो अपन ने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर हैं वो डाल दिए हैं। अब अपन बात करते हैं थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर की। देखिए, बीएससी थर्ड सेकेंड ईयर के अंदर थर्ड पेपर जो है फिजिकल केमिस्ट्री जो है, इसके अंदर अपने पास में बेसिकली 3 यूनिट है। सबसे पहली जो यूनिट है वो दे रखी है अपन को थर्मो फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उष्मा गति की प्रथम, उष्मा गति की प्रथम। देखो, उष्मा गतिकी के अंदर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में अपन को क्या क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले क्या पढ़ने होते हैं, तंत्र प्लस परिवेश दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। यानी अगर अपन बात करें सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो क्या बन जाएगा, यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन होता है सिस्टम जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, एक होता है बंद क्लोज सिस्टम, और एक होता है विलगित आइसोलेटेड सिस्टम। फिर है जो भी परिवर्तन होते हैं, तो अपन ने कहा यहाँ पर परिवर्तन को बोलते हैं प्रक्रम, प्रोसेस। तो अपन ने कहा प्रोसेस कितने टाइप की हो सकती है। देखो, पहला जब दाब क्या कर दिया जाए कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। दूसरा, अगर आयतन क्या कर दिया जाए कांस्टेंट, तो इसको बोलते हैं समआयतनिक प्रक्रम। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अपन ने कहा ताप कांस्टेंट कर दे तो बोलेंगे समतापीय प्रक्रम, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। नेक्स्ट अगर बात करें उष्मा का आदान प्रदान बंद कर दे तो इसको बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक कंडीशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है अपने पास में चक्रीय प्रक्रम, साइक्लिक प्रोसेस आ जाती है। नेक्स्ट आते हैं 2 प्रक्रम, एक हो जाते हैं उत्क्रमणीय और एक हो जाते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या रहती है। इनकी बात कर ले। अब इसके बाद में आते हैं यहाँ पे, एक तो ये तो हो गया डेफिनेशन वाला पार्ट। अब आती है डेफिनेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा। इसमें पूछे जाते हैं 2, एक तो पूछा जाता है मात्रात्मक गुण और एक पूछे जाते हैं मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म। यानी यहां पर अपन को पूछे जाते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मात्रात्मक तो कौन सी होती है, एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव कौन सी होती है, मात्रा स्वतंत्र। यानी किसी भी तंत्र के वे गुणधर्म जो मात्रा पर निर्भर करते हैं, जैसे आयतन हो गया, या फिर अपन इनके अंदर बात करें भार हो गया, या इस टाइप के जो गुण होते हैं जो मात्रा पर निर्भर करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, मात्रात्मक। दूसरा है मात्रा स्वतंत्र, यानी जो कभी भी मात्रा पर निर्भर नहीं करते, जैसे क्वथनांक हो गए, गलनांक हो गए, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह हो गए। तो यहाँ पर ये 2 परिभाषाएं होती हैं, मात्रात्मक और मात्रा स्वतंत्र गुणधर्म कौन से होते हैं। 2 डेफिनेशन और आती है, एक आती है अवस्था फलन और एक आती है पथ फलन। देखो, पथ फलन है तो पाथ फंक्शन है, अगर इसकी बात करें तो स्टेट फंक्शन है। पाथ फलन क्या होते हैं, जो किसी भी कार्य को करते हैं तो किए गए पथ पर क्या करते हैं, निर्भर, वो तो क्या कहलाते हैं, पथ फलन। और जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, अवस्था फलन कहलाते हैं। इनके अंदर अपन को पढ़ने हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन में अपन को क्या क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है कार्य, वर्क पढ़ना है, और एक जो है वो क्या पढ़ना अपन को, उष्मा, यानी क्या पढ़नी है अपन को, हीट। तो देखो, नेक्स्ट पार्ट आता है अपना इनके बाद में कि कोई भी अगर अपने पास में क्या दे रखा है, काम दे रखा है, तो कैसे पढ़ेंगे अपन। तो देखो, कार्य जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, वापस से पढ़ना है। समदाबी प्रक्रम में किया गया कार्य कितना है, समायतनिक में कितना होता है, समतापीय में कितना होता है, रुद्धोष्म में कितना होता है, चक्रीय में कितना होता है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है। एक पूछा जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, या तो पूछा जाएगा आपसे उत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होता है, या पूछा जाता है अधिकतम मैक्सिमम वर्क कितना होता है। तो देखो, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2.303 nRT log V2 बाई V1, या तो ये, या फिर अगर दाब दे दे तो 2.303 nRT log क्या आ जाता है, P1 अपॉन P2।
यहाँ से सारी वैल्यूज देगा और फिर पूछेगा कि किया गया कार्य कितना होगा। ये है अपने पास में नेक्स्ट कार्य और इनकी परिभाषा। अब पूछा जाता है उष्मा, कार्य भी कौन सा निकालते हैं अपन यहाँ पे दो, एक प्रसार कार्य एक्सपेंशन और एक संपीड़न, दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन अपने सिर्फ कौन सा वर्ग दे रखा है, एक्सपेंशन दे रखा है। नेक्स्ट देखिए उष्मा की बात करते हैं। अगर अपन बात करें उष्मा की तो किसी भी तंत्र में दो उष्माएं हो सकती हैं, एक कौन सी हो सकती है आंतरिक और एक कौन सी हो सकती है बाह्य। थर्मोडायनेमिक्स में अपन जनरली कौन सी एनर्जी पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल एनर्जी की बात करें तो देखो तंत्र को छोड़ के बाकी सारा ब्रह्मांड क्या कहलाता है, परिवेश कहलाता है। तो अगर अपन इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा। तो ये पढ़ने अपन को कार्य और उष्मा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आते हैं उष्मा गतिकी के नियम। देखो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो टोटल कितने लॉ है, 4। पहला कौन सा है, शून्य नियम, या इसको बोल सकते हैं अपन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर है प्रथम नियम, इसकी बात करें तो इसको लिखते हैं फ्लोट, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। दूसरा है द्वितीय नियम, इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा है तृतीय नियम, इसको बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए इन थर्मोडायनेमिक्स की से अगर बात करें तो अपने जीरो और फर्स्ट लॉ तो किस में है, पहले पार्ट में, यानी यूनिट फर्स्ट थर्मो फर्स्ट में, और ये दोनों जो हैं ये किस में पढ़ेंगे अपन, थर्मो सेकंड में पढ़ेंगे। तो अब अपन बात करते हैं इन लॉ की। फर्स्ट लॉ की, शून्य लॉ की अगर बात करें तो ये तो बहुत ही छोटा सा है। क्या कहता है कि कोई भी तापीय साम्य को बताता है। तापीय साम्य क्या होता है, तो अपन ने कहा यहाँ पर कोई भी अगर दो सिस्टम पहले से किस में है, साम्य में है। तो देखो जैसे हो गया ए है वो किसके साथ साम्य में है, बी के साथ, बी किसके साथ साम्य में है, सी के साथ। तो कंफर्म है कि ए और सी भी किस में होंगे, साम्य में होंगे। थर्मामीटर जो है वो किस पर कार्य करता है, शून्य नियम। ये तो बस परिभाषा है। अब यहाँ पे बाकी जितना भी टॉपिक चलेगा वो किससे रिलेटेड चलेगा, फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ की अगर अपन बात करें तो जनरली तो अपन ऐसे कहते हैं कि कोई भी अगर ब्रह्मांड के अंदर उष्मा जो होती है, ऊर्जा है, एक रूप से किसमें बदल सकते हैं, दूसरे रूप में, यानी कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, संरक्षित। लेकिन यहाँ पर अगर इसको गणितीय रूप से देखा जाए तो अपन क्या कहेंगे कि किसी भी तंत्र को क्यों अगर उष्मा दी जाती है तो एक तो वो क्या करती है, कार्य, और बाकी क्या करती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या कर देती है, परिवर्तन। अब अपन को निकालनी है अभी जो परक्रम लिखे थे, समतापी, समदाबी, समायतनिक, रुद्धोष्म परक्रम और चक्रीय परक्रम, इनके अंदर क्या निकालनी है, आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी। यहां से इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, Q माइनस W, ठीक है। तो आपको यहाँ पर वापस से पढ़ना पड़ेगा कि समतापी परक्रम के लिए कितनी होती है, समदाबी परक्रम के लिए इसका मान कितना होता है, सम आयतनिक प्रक्रम के लिए कितना हो सकता है, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए कितना हो सकता है। इस तरह से अपन को ये पढ़ना है, ठीक है। तो यहां तक अपन है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसका क्या पढ़ना है, गणितीय रूप, और उसके बाद में अपन को बतानी है हर एक प्रक्रम जो है उसके लिए डेल ई इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा। फिर आते हैं दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है किसका, उष्मा धारिता। देखिए हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी की अगर बात करेंगे तो अपन को दो पढ़नी पड़ेगी। एक तो एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको तो बोलेंगे अपन सीपी, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा जब वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे अपन सीवी। तो सीवी और सीपी कैसे होती है इनको पढ़ेंगे, और उसके बाद में आता है सीपी और सीवी के अंदर क्या बताना पड़ता है अपन को, रिलेशन, यानी सीपी माइनस सीवी जो होती है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, आर, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कैसे निकालती है ये। इसके बाद में पढ़ते हैं दो एक्सपेरिमेंट, एक पढ़ेंगे अपन जूल नियत, जूल एक्सपेरिमेंट, जूल नियम, और एक पढ़ेंगे अपन जूल थॉमसन। देखो जूल जो है वो किस पे लगता है, आदर्श गैस पे लगता है, सिर्फ और सिर्फ आदर्श गैस पर। क्या कहता है जूल एक्सपेरिमेंट कि जब अपन किसी गैस को क्या करते हैं, प्रसारित करवाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये तो किसने बताया, जूल थॉमसन ने।
और जूल ने क्या कहा कि कोई भी आदर्श गैस होते हैं उसके अणुओं के मध्य पहले भी आकर्षण बल नहीं होता है, तो उनको प्रसारित करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी को किसने बताया? जूल थॉमसन ने। और जूल थॉमसन ने इसको किसके लिए बताया? वास्तविक गैसों के लिए। तो ध्यान रखेंगे, जूल थॉमसन नियम है वो आदर्श गैस पे नहीं लगता, और जूल नियम है वो वास्तविक गैसों के लिए काम नहीं करता। तो जूल थॉमसन ने क्या कहा? अगर प्रसारित करेंगे तो गैस कैसी हो जाती है? ठंडी। क्यों हो जाती है? क्योंकि वास्तविक गैस जो होते हैं उसके अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? आकर्षण बल। और फैलाने के लिए इन बलों को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। तोड़ने में कौन खर्च होती है? इसकी आंतरिक ऊर्जा। ऊर्जा अगर कम हो गई तो गैस के ताप में क्या हो जाती है? कमी। और इसी जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से अपन पढ़ते हैं जूल थॉमसन गुणांक। देखो, जूल थॉमसन गुणांक जो है इसके लिए एक तो पूछा जाता है म्यू जेटी का फॉर्मूला कैसे आता है। फिर अगर बात करें इसकी तीन वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। शून्य किसके लिए होगी? आइडियल गैसेस के लिए, क्योंकि जूल थॉमसन प्रभाव आदर्श गैसों पर कार्य नहीं करता। वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तब तो बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, यानी ठंडी हो रही है गैस। और अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो कौन सा इफेक्ट माना जाता है? इसको हीटिंग इफेक्ट। ये अपन ने पढ़ा। इसके बाद में पढ़ते हैं वापस से रुद्धोष्म प्रक्रम। और रुद्धोष्म प्रक्रम जो है उसके अंदर क्या निकालते हैं? किया गया कार्य निकालते हैं कि यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो कैसे आता है। और उसके बाद में अपन पढ़ते हैं कुछ रिलेशंस। रिलेशंस किस में देखने अपन को? एक अपन को देखना है ताप और आयतन में, एक अपन को देखना है किसमें? ताप और दाब में, एक किसमें देखना है? दाब और आयतन में। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ये अपन को पढ़नी है। इसके बाद में यहाँ पर स्टार्ट होता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो है वो क्या रहेगा? इसका थर्मोकेमिस्ट्री। देखो, उष्मा रसायन रहेगा। तो थर्मोकेमिस्ट्री जो है वो क्या होती है? तो अपन ने कहा कोई भी जनरल एक रिएक्शन की बात करें तो अपन ने ऐसे लिख दिया N2 + 3H2 कन्वर्ट इनटू 2NH3। ये तो एक केमिकल रिएक्शन है। इसको थर्मल रिएक्शन में कैसे बदलेंगे? यहाँ पर इनकी हर एक की स्टेट लिखो। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में होती है, हाइड्रोजन भी गैसीय, अमोनिया भी गैसीय, और यहाँ पर लिखो डेल एच। डेल एच होती है अभिक्रिया उष्मा। अभिक्रिया उष्मा की बात करें यानी उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है, ये विक्रियाएं भी अपन को यहाँ पे वैल्यू क्या होती है? लिखनी पड़ती है। यानी इसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स होती हैं, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? कि थर्मल रिएक्शंस। यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं, एक तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ समीकरण। किरचॉफ समीकरण से क्या निकालते हैं अपन? अभिक्रिया उष्मा, हीट रिएक्शन निकालते हैं अपन, या रिएक्शन ऑफ हीट्स। अब ये रिएक्शन हीट जो है वो अलग अलग दे सकता है आपको। जैसे कोई एसिड और बेस की रिएक्शन है तो इसका नाम दे देगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। या मान लो किसी को कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिया तो इसको क्या बोलेंगे अपन? दहन अभिक्रिया। या फिर मान लीजिए क्या कर दिया अपन ने? इनमें बंध को तोड़ दिया तो क्या कहलाएगी? बंध वियोजन ऊर्जा। या अपन ने मान लो इसका क्या कर दिया? विलायक में घोला है तो क्या कहलाएगी? विलायकन ऊर्जा। यानी है कोई रिएक्शन तो रिएक्शन हो रही है तो अभिक्रिया उष्मा, बस रिएक्शन जो हो रही है उसके आधार पर इसका नाम हर बार क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और इसके लिए एक पढ़ते हैं समीकरण, पढ़ते हैं इसको भी दो में। एक कब पढ़ते हैं? जब प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट। और एक किरचॉफ समीकरण पढ़ते हैं जब वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट। और अभिक्रिया उष्मा को निकालने का एक तरीका और है, उससे पढ़ते हैं हेन्स का नियम। हेन्स का नियम क्या कहता है कि मान लो एक रिएक्शन है ए से बी, यहां पर क्या हुई? उष्मा में परिवर्तन, वो मान लिया अभिक्रिया उष्मा कितनी है? डेल एच। तो ये कहता है कि अभिक्रिया उष्मा जो होती है उसका मान हमेशा क्या रहता है? बराबर। ये डिपेंड नहीं करता कि वो कितने स्टेप्स में हो रही है। जैसे मान लो ए से सी बन गया, इससे क्या बन गया? बी, ये हो गई डेल H1, यहाँ मान लिया डेल H2। या इसको ऐसे बना दे डी, डी से क्या बन गया? ई, ई से क्या बन गया? बी। ये मान लिया अपन ने डेल H3, ये डेल H4, ये डेल H5। तो हेंस का स्थिर उष्मा संकलन नियम क्या कहता है कि डेल H का मान है बराबर होगा किसके? डेल H1 प्लस डेल H2। और ये मान बराबर होगा किसके? डेल H3 प्लस डेल H4 प्लस डेल H5। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उष्मा जो है उसका मान हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यहां से न्यूमेरिकल वगैरह बनते हैं। न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर अगर बात करें
तो सारी वैल्यूज अगर अपन को दे रखी हैं रिएक्शन वगैरह, तब तो आसान है। कई में ऐसे भी हो सकता है जैसे बेंजीन की दहन अभिक्रिया करो तो आपको वो वैल्यू जो है वो खुद ही लिखनी पड़ती है रिएक्शन को, और रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस होना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये है अपनी यूनिट फर्स्ट, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, थर्मोडाइनमिक्स की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से है अपने पास में। तो अपन ने कहा एक तो तंत्र पढ़ लिए, एक अपन ने प्रोसेस पढ़ ली, मात्रात्मक गुण पढ़ लिए, मात्रा स्वतंत्र पढ़ लिए, इस तरह से उष्मागतिकी के नियम पढ़ लिए, कार्य और उष्मा पढ़ ली, इसके साथ में अपन ने जूल थॉमसन वगैरह के प्रयोग पढ़ लिए, और लास्ट में क्या पढ़ी, थर्मोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है वो क्या रहेगी, थर्मोकेमिस्ट्री सेकंड। तो देखो सेकंड है यूनिट थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, या इसको बोलेंगे उष्मागतिकी सेकंड। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले बात करेंगे नियमों की। तो अपन ने कहा जीरो लॉ और फर्स्ट लॉ तो पढ़ लिया किसमें, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में। यहाँ पे अपन को पढ़ना है कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एक अपन को पढ़ना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो शून्य नियम किसको बताता है, तापीय साम्य को। प्रथम नियम किसको बताता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम को। सेकंड नियम क्या कहता है कि अभिक्रिया जो उष्मा होती है वो हमेशा किधर से किधर जाती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। ऐसे ही विभव धारा की बात करें तो किधर से किधर बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जल हमेशा कहाँ से बहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर। तो सेकंड लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो पढ़नी है इसकी परिभाषा, फिर इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, वो आपको पढ़ने हैं। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसका, कार्नो चक्र का। देखो कार्नो चक्र अगर इसकी बात करें अपन तो यहाँ पर सेकंड लॉ किसको बताता है, एंट्रोपी में परिवर्तन को बताएगा। तो देखो कार्नो चक्र की अगर बात करें तो कार्नोट साइकिल जो है इसमें टोटल कितने प्रक्रम होते हैं, 4। सबसे पहला क्या कराते हैं, समतापीय प्रसार, समतापीय प्रसार। उसके बाद में क्या कराया जाता है, रुद्धोष्म प्रसार, एक्सपेंशन कराते हैं पहले थर्मली और फिर एडियाबेटिकली। फिर वापस क्या कराते हैं, समतापीय संपीड़न, और उसके बाद में क्या कराते हैं, रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, और एक दे रखा है आपने कार्नो चक्र, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कार्नो चक्र की दक्षता। ठीक है जी, एक क्वेश्चन तो हो गया ये। अब वापस आते हैं किस पर, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, एंट्रोपी में परिवर्तन। देखो एंट्रोपी की अगर बात करें तो एंट्रोपी निकालना क्या होता है, मुश्किल। एंट्रोपी में क्या निकाला जा सकता है, परिवर्तन। एंट्रोपी में परिवर्तनों की अगर बात करें तो एक तो निकालते हैं अपन किसमें, भौतिक प्रक्रमों में। भौतिक प्रक्रमों की बात करें तो जैसे अगर क्या करें अपन, ठोस अवस्था को किसमें बदल दें, द्रव में, भौतिक परिवर्तन हो गया। सॉलिड किसमें चेंज हो रहा है, लिक्विड में। या दूसरी अगर बात करें तो द्रव को अपन किसमें बदल सकते हैं, गैस में। यहां पर क्या निकालना होता है अपन को, एंट्रोपी में परिवर्तन। नेक्स्ट देखो एंट्रोपी जो है उसकी बात करते हैं तो अपन ने कहा एंट्रोपी के लिए अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है कि एंट्रोपी जो होती है वो फलन होती है किसका, तो अपन ने कहा ताप और दाब का। और एक अपन को पढ़ते हैं एंट्रोपी फलन होती है किसका, तो अपन लिखेंगे ताप और आयतन का। यानी यहाँ पे अपन को एंट्रोपी जो है उसको फंक्शन बताना है, टेम्परेचर और प्रेशर। यहाँ पे एंट्रोपी को फंक्शन बताना है किसका, टेम्परेचर और वॉल्यूम। और यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि जब अपन यहाँ पर इसको इसके फलन के रूप में लेंगे तो वैल्यू वगैरह किस तरह से आएगी। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, कोई भी अपन को क्या दे सकता है, प्रक्रम, और उसके लिए क्या निकालते हैं अपन, एंट्रोपी। एंट्रोपी में परिवर्तन जो है वो 2 चीजों के लिए निकालते हैं। एक तो कब निकालेंगे, जब स्थिर क्या हो, दाब। और दाब जब स्थिर होता है तो इसको क्या कहते हैं अपन, समदाबी प्रक्रम। एक कब निकालते हैं, जब आयतन क्या रहता है, स्थिर। यानी किस पे निकालते हैं, स्थिर आयतन पे। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट, यहाँ पर कौन सी पढ़नी है अपन को, आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस जो है उसके लिए देखिए एंट्रोपी के 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कोई भी आदर्श गैस जो है, आदर्श गैस के लिए क्या निकालनी आनी चाहिए अपन को, एंट्रोपी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन होता है
अगर गैसों को क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो इसके लिए क्या आनी चाहिए, मिश्रण की, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी, आदर्श गैसों के मिश्रण की एंट्रोपी। और थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड क्वेश्चन आता है किसका, यहां पर, कि यहां पर मिश्रण कर दिया तो जितने भी इन दोनों के अंतर है उसको अपने बताते हैं। ये तो हो गया किसके लिए, आदर्श गैसों के लिए, कि मिश्रित करने पर आदर्श गैसों के लिए एंट्रोपी क्या रहेगी, या नॉर्मल आदर्श गैस है उसके लिए क्या रहेगी। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से वो पूछा जाता है कि जब यहाँ मिश्रण को करते हैं एंट्रोपी तो इन दोनों में परिवर्तन कितना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर तो थर्ड नियम की। थर्ड नियम देखो क्या बताता है, तो अपन ने कहा सेकंड नियम जो है उसको अपन ने कहा एंट्रोपी में किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर को कितना कर दें अपन ने, 0 केल्विन कर दें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, एंट्रोपी जो होती है उसमें परिवर्तन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखो बात कर रहे हैं थर्ड लॉ की, तो क्या कहेंगे कि डेल एस जो है उसका मान कितना कर दें, टेंड्स टू 0, यानी 0 केल्विन ताप पे किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी होती है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखो यहां पर एंट्रोपी में परिवर्तन का मान हो गया 0, तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि कोई भी अगर अपने पास में पदार्थ है तो उसके लिए एंट्रोपी का निरपेक्ष मान कैसे होगा, तो क्या करते हैं, निरपेक्ष मान निकालते हैं किसके लिए, एंट्रोपी के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है इसका कि कोई भी पदार्थ के लिए एंट्रोपी का मान कैसे निकाला जाता है। तो ये तो क्वेश्चन हो जाते हैं किससे रिलेटेड, आपके सेकंड लॉ और थर्ड लॉ से। अब आते हैं नेक्स्ट कि कोई भी अगर परिवर्तन है तो वो कैसे माना जाएगा, स्वतः, स्पॉन्टेनियस कब मानेंगे, तो अपन को पता है डेल जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। यहां से क्या कहेंगे, डेल जी है उसका मान नेगेटिव है तो वो प्रक्रम कैसा होता है, स्वतः है। पॉजिटिव है तो वो प्रक्रम कैसा होता है, अस्वतः है। और 0 है तो अभिक्रिया किस में आ जाती है, साम्य में। तो देखो यहाँ पे डेल एच का मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, डेल एस का मान क्या हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके आधार पर क्या निकालना है, डेल जी के मान। तो डेल जी का मान किस में आना चाहिए, नेगेटिव, तब तो अभिक्रिया किससे आएगी, स्वतः। पॉजिटिव आ गया तो अस्वतः, 0 आ गया तो साम्य। तो क्वेश्चन आता है स्वतः प्रक्रम और साम्य अवस्था जो होती है उसके अंदर क्या संबंध होते हैं। तो यहां से अपन को एक टेबल बनानी होती है जिसमें अपन डेल एच और डेल एस के मान को क्या कर सकते हैं, अलग अलग। फिर क्वेश्चन आते हैं यहां से उष्मागतिकी की आधारभूत, एक सेकंड, उष्मागतिकी की मूलभूत या आधारभूत समीकरणे या अवधारणा। तो देखो यहां से अपन को निकालनी है 4 समीकरण, इनको बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस किस की वैल्यू निकालते हैं अपन, डेल ए, किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल एच, एक किसकी वैल्यू निकालते हैं, डेल जी, और एक वैल्यू किसकी निकालते हैं, डेल ई। तो ये जो बेसिकली 4 इक्वेशंस हैं इनकी वैल्यू अपन को याद रखनी पड़ेगी कि कैसे इनकी वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। और इसके बाद में एक पड़ जाता है लास्ट में गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो ये है अपने थर्मोडायनेमिक्स सेकंड, जिसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। एक तो स्लॉट का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एंट्रोपी में परिवर्तन, एक आ सकता है तृतीय नियम का, सिंपल भी पूछा जा सकता है तृतीय नियम किसे कहा जाता है। फिर आता है प्रक्रम की स्वतःतिता और क्या पूछी जाती है, साम्यावस्था में रिलेशन। और फिर लास्ट क्वेश्चन आता है उष्मागतिकी की मूलभूत अवधारणाएं और पूछा जाता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ये क्वेश्चन बनते हैं अपने किस में, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में। नेक्स्ट जो है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड यूनिट जो है उसके अंदर क्या दे रखा है अपन को, एक चीज और देखना, इसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स सेकंड के अंदर आजकल जोड़ दिया गया है किसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या आता है, रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो एक तो यहाँ पर बनता है लासा तलीय नियम का क्वेश्चन।
एक यहाँ पर बनता है दर व अनुपातिक क्रिया का नियम। कुछ समीकरण होती हैं, जैसे क्लासियस समीकरण होती है, क्लेपिरोन समीकरण होती है, क्लासियस क्लेपिरोन समीकरण होती है। तो बस इसमें इतना ही है, ज्यादा साम्य में है नहीं। यहाँ पे साम्य अवस्था की बात करें तो आपसे पूछ सकता है केपी और केसी। ठीक है, केपी और केसी क्या होते हैं? साम्य स्थिरांक। ये कब होता है अपने पास में? तो अपन ने कहा केपी को निकालते हैं जब अपन को क्या देता है? पदार्थ को दाब देता है। और केसी कब निकालते हैं? जब पदार्थ की क्या देता है? सांद्रताएं। और केपी और केसी में रिलेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो दे रखी है वो दे रखी है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम में क्या दे रखा है? प्रावस्था साम्य। प्रावस्था साम्य में देखो एक जो दे रखे हैं वो तो दे रखे हैं यहाँ पे इजी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दे रखे हैं राउल्ट के नियम क्या होते हैं, एजियोट्रोपिक मिश्रण क्या होते हैं, स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होते हैं, स्वतंत्रता की कोटियां किस तरह से निकाली जाती हैं, या फिर यहाँ पे दे रखे हैं तंत्र, जैसे जल तंत्र दे रखा है, सल्फर का तंत्र दे रखा है, एक एफई के तंत्र वगैरह दे रखे हैं। तो इनकी अपन बात नहीं करके अपन बात करेंगे यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ जो है उसकी बात करें तो है इलेक्ट्रो फर्स्ट, यानी वैद्युत रसायन प्रथम। और सेकंड लास्ट यूनिट की बात करें तो कौन सी है? इलेक्ट्रो सेकंड, यानी वैद्युत रसायन द्वितीय। तो बेसिकली देखो 3 यूनिट है, 2 इसकी है, 2 ऊष्मागतिकी के हैं और 1 किसकी दे रखी है? साम्य की। चलिए देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें विद्युत के चालक पदार्थ क्या होते हैं। तो विद्युत की बात करें तो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? चालक, कुचालक और अर्धचालक। अपन को कौन से पढ़ने हैं? ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन। क्या करता है? विद्युत के चालक। विद्युत के चालक जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक जिनमें विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। उन्हें क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक चालक। या धातुओं में होते हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धात्विक चालक या मेटेलिक कंडक्टर। दूसरी बात करते हैं, इन्हें बोला जाता है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक इनमें किसके कारण होता है? आयनों के कारण, इसलिए इन्हें बोला जाता है आयनिक चालक। ठीक है, तो देखो आयनिक हो गए और एक कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब इलेक्ट्रॉनिक चालक और इनमें पूछ लिया जाता है अंतर कि इलेक्ट्रॉनिक चालक और वैद्युत अपघटनी चालकों में अंतर है क्या है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चालक है वो अपने सिलेबस में नहीं है। अपने सिलेबस में कौन से पढ़ने हैं? वैद्युत अपघटनी। वैद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो अपन ने कहा इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए थे किसने? फेराडे ने। तो यहाँ पे अपन को पढ़ने पड़ते हैं फेराडे के नियम। फेराडे के कितने नियम हैं? तो अपन ने कहा 2। इसको बोला जाता है फेराडे का प्रथम नियम। फेराडे का प्रथम नियम। और एक को क्या लिख सकते हैं अपन? फेराडे का द्वितीय नियम। दोनों किसको बताते हैं? ये बताता है किसको? कि W जो होता है, यानी जब किसी का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा किसके बराबर होती है? ZIT। और ये बताता है कि अलग अलग पदार्थों के लिए क्या करें? अगर ये दोनों मान समान कर दें तो इसका जो वैल्यू है वो किस पर निर्भर करता है? तुल्यांकी भार पे या इनके रासायनिक तुल्यांक पे। ठीक है, तो अपन ने कहा इस तरह से अपन को ये पढ़ने हैं फेराडे के नियम। अब आते हैं फेराडे के नियम जब पढ़ लेते हैं तो पढ़ने होते हैं अपन को चालकताएं। देखो एक अपन को पढ़नी है क्या? चालकता C। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। एक अपन को पढ़नी है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसको अपन किससे लिखेंगे? एक सेकंड, रो से नहीं लिखेंगे इसको। विशिष्ट चालकता कप्पा। सेकंड अगर बात करें तो क्या लिखेंगे? मोलर चालकता। मोलर चालकता इसको लिखेंगे लैम्डा से, और एक लिखेंगे लैम्डा एम मोलर चालकता। और एक पढ़ेंगे अपन तुल्यांकी चालकता, इसको अपन किससे लिखेंगे? लैम्डा से। तो 4 डेफिनेशंस पढ़नी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के। फेराडे के नियम से भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या इनमें से भी अपन को न्यूमेरिकल पूछ सकता है, या मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में संबंध वगैरह किस प्रकार है। एक पूछता है कि अगर यहाँ पर अपन क्या कर दें विलयन को तनु, तो तनुता का प्रभाव पूछता है किस पर? चालकता और विशिष्ट चालकता पे।
तो तनुता बढ़ाने पे चालकता तो बढ़ती है और विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। और फिर एक इसके लिए पढ़ा जाता है सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक को किसे लिखते हैं अपन, कैपिटल एक्स से। और एक आ जाता है कि सेल निर्धारण कैसे, सेल स्थिरांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। तो देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा वैद्युत चालक का कितने प्रकार के होते हैं, दोनों में क्या लिखने होते हैं, अंतर। दूसरा क्वेश्चन बनता है फेराडे के नियम से। तीसरा बनता है यहाँ से चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता या फिर तुल्यांकी चालकताएं किनको कहते हैं। अब आते हैं कि अगर अपन बात करें वैद्युत अपघट्य की, तो अपन ने कहा वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो। एक तो कौन से होते हैं, प्रबल, और एक कौन से होते हैं, दुर्बल। तो देखो यहाँ पे अपन को पढ़ने हैं वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य की अपन बात करेंगे तो अपन ने कहा दो है, एक है कौन सा, प्रबल, और एक दुर्बल। प्रबल की बात करें तो इसके लिए जो मान है कैसे निकाले जाते हैं चालकताओं का, तो इसने कहा अपन ने यहाँ पे एक तो दिया जाता है कौन सा, डे बाई हक्कल सिद्धांत, डे बाई हक्कल सिद्धांत। एक कौन सा दिया गया है, ओसेंजर समीकरण, ओसेंजर समीकरण या सिद्धांत। इनसे तो किसके लिए निकालते हैं चालकताएं, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। लेकिन बात करें अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्या दिया गया था, एक तो दिया गया था ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम। इसमें छोटी क्लासों में भी क्वेश्चन आते थे, जैसे आपको दे दे NaCl के लिए वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, अनंत पे दे तो यहाँ पे लगा देगा इन्फिनेटिव, तो इसके लिए वैल्यू देगा किसकी, लैम्डा NaOH की, फिर किसकी दे देगा HCl की, और फिर एक किसकी दे देगा NaCl की। तो इन दोनों से मिलाकर लाना है अपन को। तो आपको पता है NaOH प्लस HCl, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे देखो कैसे देगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे तो बच जाएगी वो किसकी, NaCl की। तो इसके लिए अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, कोलराउस का नियम। कोलराउस क्या कहता है कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं उनकी चालकता अपन हमेशा कहाँ निकालते हैं, अनंत पे निकालते हैं, इसलिए अनंत पे क्या निकालेंगे, इनकी चालकताएं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आयनों की गति, या यहाँ पे अगर बढ़े अभिगमनांक, अभिगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर निकाले जाते हैं, दोनों के लिए निकाले जाते हैं। धनायन के लिए बात करें तो T प्लस बोला जाता है, ऋणायन के लिए बात करें तो T माइनस। तो पहले क्वेश्चन आते हैं अभिगमनांक किसे कहते हैं, और फिर आते हैं अभिगमनांकों का निर्धारण कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे एक विधि पढ़ते हैं अपन, कौन सी, रिलैक्सेशन मेथड, या जिसे अपन बोलते हैं श्रांति विधि, या इसे बोला जाता है असम्मिति विधि, ठीक है। यहां से अपन क्या निकालते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर के लिए। अब देखो अभिगमनांक जो है उसकी विधियां कितनी हैं, तो अपन पढ़ेंगे अभिगमनांक ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि, अभिगमनांक ज्ञात करने की विधियां कितनी होती हैं अपने पास में, दो। एक विधि कौन सी होती है, हिटोर्फ विधि। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये तो पूछा जा चुका है, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट हो गई है, ये वाली आप जरूर पढ़ें। इसमें आती है चल सीमा विधि। देखो हिटोर्फ विधि जो है ये तो पूछ ली, इसको बोलते हैं मूविंग बाउंड्री मेथड। इससे क्या निकाले जाते हैं, अभिगमनांक निकाले जाते हैं। फिर आते हैं इनके अनुप्रयोग, जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए निकाल सकते हैं, या अल्प विलेय जो होते हैं उनके लिए निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन है वो अपन से पूछे जाते हैं। और लास्ट जो आता है इसका वो आते हैं अपने टाइट्रेशन, या फिर जिनको अपन बोलते हैं अनुमापन। अनुमापन भी कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होते हैं अम्ल क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन, और एक जो होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं अवक्षेपण अनुमापन। देखो एसिड बेस की बात करें तो ये फिर से कितने प्रकार के हैं, चार। जैसे एसिड कैसा हो जाए, स्ट्रॉन्ग, इसके साथ में बेस कैसा हो जाए, वीक। एसिड कैसा हो जाए, स्ट्रॉन्ग, बेस भी कैसा हो जाए, स्ट्रॉन्ग। या इसको कैसा ले लें, वीक, इसको कैसा ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग। या फिर अगर बात करें तो दोनों को ही कैसा ले सकते हैं, वीक ले सकते हैं।
तो यहाँ पर दो क्या पढ़नी है अपन को, टाइट्रेशन, और फिर पढ़ना है कि इन टाइट्रेशन जो होते हैं इनके उपयोग अपने कहाँ करते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है अपने किस में से, वैद्युत रसायन है फर्स्ट में से। तो एक क्वेश्चन बन जाता है अपने फेराडे के नियम और चालकताओं वगैरह से। फिर क्वेश्चन बन जाते हैं कोलराउस नियम यानी प्रबल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्यों से। फिर क्वेश्चन बनता है श्रांति विधि से। फिर आते हैं अभिगमनांक, अभिगमनांकों को ज्ञात करने की दो विधियां, और लास्ट टॉपिक इसमें से आ जाता है अनुमापन। नेक्स्ट है लास्ट यूनिट, जिसमें अपन बात करेंगे किसकी, वैद्युत रसायन सेकंड की। तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें अपन ने ज्यादातर क्वेश्चन है वो किससे संबंधित पढ़े, चालकताओं से संबंधित। लेकिन वैद्युत रसायन सेकंड की बात करें अपन, तो देखो वैद्युत रसायन सेकंड, इसमें क्या पढ़े जाते हैं सबसे ज्यादा, तो यहां पर पढ़ने हैं अपन को सेल। सेल जो सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक कौन से होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, और एक जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। यानी परिभाषाएं किस प्रकार होती हैं, एक वे सेल होते हैं जो विद्युत धारा को बदलते हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को बदलते हैं रासायनिक ऊर्जा में। एक वो होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। वैद्युत अपघटन से जितनी भी सारी रिलेटेड चीजें थी वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल। अब देखो वैद्युत रासायनिक सेल से नाम आ सकता है, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, गैल्वनिक सेल, गैल्वनिक सेल, या इसी की अपन बात करें तो इसी को क्या बोलते हैं, वोल्टाइक सेल बोलते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। ये अपन को बेसिकली पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हो गया सेल किसे कहते हैं, सेल के प्रकार। अब क्वेश्चन आता है डेनियल सेल जो होती है उस डेनियल सेल को समझाओ। तो डेनियल सेल जो है उसकी क्या पढ़नी होती है अपन को, क्रिया विधि। डेनियल सेल की अगर अपन बात करें तो जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जिंक का इलेक्ट्रॉन किसमें डुबोया जाता है, जिंक सल्फेट में। कॉपर का इलेक्ट्रोड किसमें डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट में। इन दोनों को किससे जोड़ दिया जाता है, वोल्ट मीटर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको पहचानने होते हैं कैथोड और एनोड, किस पे ऑक्सीकरण होगा और किस पे अपचयन। यानी इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है किसका, सेल आरेख का। सेल आरेख कैसे बनाया जाता है, तो देखो इसके लिए एक वर्ड याद रख लेंगे अपन, अलोन। अलोन क्या होता है, तो देखो A4 क्या होता है, एनोड। एनोड को हमेशा सेल में किस तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लिखते हैं, उस पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एन का मतलब इस पे चार्ज हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, और ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड। यानी किसी सेल में जिसको भी लेफ्ट तरफ लिखते हैं उसका एनोड बनाते हैं, एनोड पे यहाँ पे चार्ज कौन सा लेना है, नेगेटिव। राइट साइड में कैथोड को लिखते हैं, उस पे क्या लगाना है, पॉजिटिव। इस पर हमेशा क्या कराना है, ऑक्सीकरण। इस पर हमेशा क्या कराना है, अपचयन कराना है। ठीक है जी, तो ये है अपने पास में सेल आरेख। अब होते हैं कि सेल जो हैं उनकी अगर बात करें तो ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल, इन दोनों को अंदर कैसे बताते हैं, तो उत्क्रमणीय सेल और अनुत्क्रमणीय सेल। अब यहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कर दिया जाता है कि अगर इन सेलों की अपन बात करें तो इनकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में से क्या रिलेशन रहता है, डेल जी से, या पूछ लिया जाता है एंट्रोपी वगैरह से ये किस तरह से रिलेटेड होती है। ठीक है जी, तो डेनियल सेल हो गया, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। अब इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है नैनस्ट समीकरण। देखो नैनस्ट समीकरण जो है इसको डेराइव करना भी पूछा जा सकता है, या इसके क्या पूछे जा सकते हैं, समीकरण। इससे क्या निकालते हैं अपन, सेल विभव निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ई सेल। ई सेल क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। लोग क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता, या यहाँ पर क्या निकालते हैं, रिएक्टेंट की सांद्रता। सांद्रता दे दे तो वैसे ठीक है, या फिर क्या पूछ सकता है, एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पूछ सकता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। जैसे A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस डी, तो क्या लिखेंगे, C और D की सांद्रता
या एक्टिविटी सक्रियता, और बट्टा किसकी लिख देंगे, ए और बी की। तो ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, नैनस्ट समीकरण को व्युत्पत्त करो, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल देके पूछा जा सकता है जिसके अंदर अपन को क्या निकालना आना चाहिए, सेल। एक चीज और, ई नोट सेल नहीं देता है, तो ई नोट सेल जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हमेशा क्या लिखते हैं, राइट माइनस लेफ्ट। ई नोट क्या है, तो अपन ने कहा ये है मानक सेल विभव। राइट साइड में हमेशा किसको लिखते हैं, कैथोड को, यानी जो भी मान कैथोड वाला है उसमें से घटा देते हैं किस वाले मान को, एनोड वाले को, तो क्या निकल जाता है उस सेल का विभव। ठीक बात। अब आते हैं यहाँ पे कुछ परिभाषाएं। परिभाषाओं में देखो कौन कौन सी पढ़नी होती है, तो यहाँ पे देखो एक तो क्वेश्चन आ जाता है सेल विभव को से निकालते हैं, वो तो हो गया नैनो समीकरण से। अब आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। तो एक तो क्वेश्चन हो जाएगा किसका, सेल विभव का, एक क्वेश्चन हो गया किसका, इलेक्ट्रोड विभव। यानी सेल विभव का मापन कैसे करते हैं, तो अपन ने कहा इसका तो किससे कर लेते हैं, विभव मापी से कर लेते हैं। और विभव मापी के लिए अपन को क्या चाहिए होता है, एक संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसमें अपन किसका काम में लेते हैं, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज वगैरह होती हैं। अब आते इलेक्ट्रोड, तो एक इलेक्ट्रोड का विभव होता है, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें तो इसको बोला जाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। और अगर ये इलेक्ट्रोड किसका बनाते हैं अपन, हाइड्रोजन का, तो इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है जी। अब देखो हाइड्रोजन जो है उसके इलेक्ट्रोड का विभव मान लिया जाता है कितना, 0, और इसके आधार पर सभी धातुओं का क्या निकाला जाता है, इलेक्ट्रोड विभव, और उससे बनाई जाती है एक श्रेणी। जैसे हाइड्रोजन का विभव हो गया 0, इससे ऊपर जितनी भी धातुएं आएंगी उन सब का विभव ई सेल जो है उसका मान, मानक अपचयन विभव निकालेंगे, मान किस में आना चाहिए, नेगेटिव में, उनको रखते हैं ऊपर, और इससे नीचे जितने भी आती हैं उनके लिए मान किस में आना चाहिए, पॉजिटिव में आना चाहिए। क्या निकालेंगे, मानक अपचयन विभव, इसके आधार पर बनाई गई है, तो एक श्रेणी बन जाती है, इसको बोलते हैं अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी। और इस विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इससे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इसमें एक बात याद रखते हैं कि ऊपर वाली धातु का हमेशा क्या बनाना है अपन को, तो देखिए जिसके भी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, उसका क्या बनाएंगे अपन, यहाँ पे एनोड बनाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, जैसे लोहे की जो कील होती है उसको अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाए, तो कॉपर सल्फेट का विलयन पहले कैसा होता है, नीला, उसका रंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या अपन बात करें कि जिंक की विक्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो होता है यहाँ तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और यहाँ पे क्या बन जाता है, कॉपर। तो कौन सी धातु निक्षेपित होती है, कौन से का इलेक्ट्रोड का एनोड बनाते हैं, कौन से का कैथोड बनाते हैं, कब रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, कहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, इन सब के जो आंसर्स हैं वो किससे दिए जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। बहुत ही आसान है, थ्योरी वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ऊपर स्थित जो धातु होती है वो हमेशा नीचे वाली धातु का क्या कर सकती है, विस्थापन कर सकती है। ये तो हो गए इसमें नैनस समीकरण इंपॉर्टेंट है, डेनियल सेल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो कुछ परिभाषाएं हैं और एक इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब आते हैं नेक्स्ट जो है उसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो इलेक्ट्रोड है 4 प्रकार के। पहला कौन सा है, गैस और गैस के आयन इलेक्ट्रोड। इसमें अपने को 3 दे रखे, एक दे रखा हाइड्रोजन गैस का H+ आयन के साथ में, एक दे रखा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया ये तो, एक दे रखा है ऑक्सीजन वाला, तो ये क्या हो गया ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, और एक दे रखा है किसका, क्लोरीन का इलेक्ट्रोड। दूसरा है सेकंड धातु का दे रखा है, तो धातु को किस में डुबो दो, धातु आयनों में, तो धातु और धातु आयन इलेक्ट्रोड, यानी कोई भी मेटल है उस मेटल को किसके साथ डुबो दो, मेटल के आयनों के साथ। तीसरा दे रखा है धातु और इसका अविलेय लवणों में, अविलेय लवणों के साथ इलेक्ट्रोड। इसमें देखो एक तो दे रखा है एजी को किस में डुबो दो, AgCl में। एक यहाँ पे दे रखा है
कैलोमल इलेक्ट्रोड, और एक दे रखा है अपने यहाँ पे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, या इसको बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीकरण अपचयन इलेक्ट्रोड, यानी एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का क्या हो जाएगा अपचयन। एक दे रखा है फेरस और फेरिक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, यानी फेरस धातु है या कोई भी धातु दे रखी है एम और एम प्लस एन, नहीं ये तो गलत हो जाएगी, कॉपर वाला लिखना पड़ेगा अपन को। तो अपन ने कहा कॉपर का दे दे तो क्यू प्लस दे दे, कॉपर +2, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉपर +1 और कॉपर +2। ऐसे ही दे दे अपन को एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम +1 और एल्यूमिनियम +3, यानी एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन एक तो फेरस और फेरिक वाला, और एक दे रखा है यहाँ पे क्वीन हाइड्रीन इलेक्ट्रोड, ठीक है जी ये। और एक इन सब के अलावा एक और दे रखा है ग्लास इलेक्ट्रोड, कांच वाला इलेक्ट्रोड। तो ये अपन को इलेक्ट्रोड पढ़ने टोटल कितने टाइप के हैं 4। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक आता है लास्ट वाला जो है यहाँ पर, अगर बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के नेक्स्ट पार्ट की, तो लास्ट पूछता है सांद्रता सेल क्या होते हैं। सांद्रता सेल पढ़ाने से पहले कुछ परिभाषाएं होती हैं, जैसे एक तो पूछता है ओवर वोल्टेज क्या होता है, या बोला जाता है अधिवोल्टता किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसका, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण का, और उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है किसका, सांद्रता सेल का। सांद्रता सेल क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कैथोड और एनोड दोनों किसके बने होते हैं, सेम धातु, जैसे इधर भी Ag इधर भी Ag, तो फिर किसका होगा, तो यहाँ पर जो विभव उत्पन्न होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन, या ऐसे बोला जाता है दर व संधि के कारण। सांद्रता सेल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अपन ने कहा 2 प्रकार के। 2 प्रकार के कौन से हो सकते हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रोड की सांद्रता क्या हो सकती है अलग अलग, एक जिसमें वैद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो सकती है अलग अलग। तो देखो एक तो हो जाएंगे इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, और एक हो जाएंगे वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। तो देखो वैद्युत अपघट्य सांद्रता सेल फिर से 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभिगमनांक रहित सांद्रता सेल, जिनमें आयनों का अभिगमन नहीं होता, और एक होते हैं अभिगमनांक युक्त सांद्रता सेल, अभिगमनांक युक्त सांद्रता सेल। अब अभिगमन होता है तो ये फिर से 2 प्रकार का हो सकता है, एक किसका अभिगमन हो सकता है धनायन का, और एक बार किसका हो सकता है ऋणायन का, ठीक है। और ये जो सांद्रता सेल है, यानी सांद्रताएं अलग अलग होनी चाहिए, इसके आधार पर एक अपन को दे रखा है लास्ट में लोहे पे जंग लगने का, या फिर अपन बात करें किसका संक्षारण का। तो ये थे अपने पास में बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट वाइज क्वेश्चंस कि कौन कौन सी यूनिट में से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ये टोटल है अपने पास में, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इसके अंदर आपको जो भी अच्छा लगे, या तो 2 थर्मो पढ़ लो, या फिर बात करें 2 इलेक्ट्रो की, इस तरह से आप पढ़ सकते हो। हर एक यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं 2-2, तो 3 यूनिट आप पढ़ लें, जो भी आपको अच्छी लगे सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।